Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. So in today's lecture of class 11th mathematics, we are going to discuss the subjective test based on the topic probability. ठीक है बच्चों, अब इससे पहले कि मैं आज के लेक्चर में आगे बढ़ूं, एक बात ध्यान से सुनना। हम लोगों ने आपके साथ इस चैनल पे दूसरे टॉपिक्स के भी सब्जेक्टिव टेस्ट डिस्कस किए हैं। मोर ओवर सभी चैप्टर्स के हम लोगों ने एमसीक्यू टेस्ट भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आप लोग अपनी क्लास 11th मैथ की तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो इन सभी लेक्चर्स को भी देखना मत भूलना। इन सभी लेक्चर्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, एक बात और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। इट इज रिगार्डिंग आवर क्लास 11th मैथ मिशन बुक एंड सीबीएसई योद्धा सैंपल पेपर बुक। तो चलिए जरा मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कशन भी कर लेता हूं। हियर इज वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ मिशन बुक्स परचेज नहीं की हैं क्लास 11th के लिए, तो आप लोग किस बात का वेट कर रहे हैं? मैथ मिशन बुक विल कंटेन MCQ type of questions. Apart from that, case study questions are also given in the book. Assertion reason type questions are also given in the book. Moreover, for each and every chapter, detailed theory and examples are also provided in the math mission book. In addition to that, for each and every chapter you are going to get subjective type of questions also along with the answer. But if you need step by step detailed solution for each questions given in the math mission book, then you can buy solution of math mission book of class 11th also. Once you are done with your entire syllabus, then you would like to do the sample papers based on the full syllabus for class 11th mathematics. So here we have CBSE sample papers based on Yodha test series. This book will have 8 fully solved sample papers and 3 unsolved sample papers. The link of a few sample papers in PDF can be seen in the description box of this video also. Now if you are wondering how to buy these books, well, you can see the description box of this video for Amazon and Flipkart link. Moreover, to buy the books at discounted price, you can contact us on the given WhatsApp number. Right? So we are on mission, Math Mission. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोरओवर, आप इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास फाइनली शुरू कर लेते हैं। So here we have VTS 14 based on the topic probability. तो यहां पर अपने टेस्ट का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं बेटा। इनिशियल 5 क्वेश्चंस 2 मार्कर होंगे, उसके बाद 3 मार्कर भी आएंगे, देन केस स्टडी आएगा यानी 4 मार्कर क्वेश्चन, एंड एट द एंड 5 मार्कर क्वेश्चंस भी होंगे। ये सभी क्वेश्चंस सब्जेक्टिव टाइप के होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बेटा क्वेश्चन 1 में देखते हैं क्या बोला गया है। An experiment consists of rolling a die and then tossing a coin once if the number on the die is even. ठीक है, if the number on the die is odd, the coin is tossed twice. Write the sample space for this experiment. अगर आप कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो पॉसिबिलिटी ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी? HH, HT या फिर TH एंड देन TT भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कॉइन को एक ही बार टॉस किया है तो पॉसिबिलिटी H या T में से किसी भी एक की हो सकती है, हेड या टेल में से किसी भी एक की हो सकती है। ये कब करना है? जब डाई के ऊपर इवन नंबर आया तो कॉइन को एक बार टॉस करना है, लेकिन अगर डाई के ऊपर ऑड नंबर आया तो फिर कॉइन को 2 बार टॉस करना है। यह है आपका एक्सपेरिमेंट। अब यहां पर हमें लिखना है सैंपल स्पेस। तो ये रहा हमारा सैंपल स्पेस। 2 यानी डाई की बात कर रहे हैं तो कॉइन को एक बार ही टॉस करना है, तो 2H या 2T। ऐसे ही 4H या 4T, ऐसे ही 6H या 6T। इवन नंबर्स की कहानी खत्म। अब जरा ऑड नंबर की बारी है, तो 1 देन HH, 1 देन HT, 1 TH एंड 1 TT। तो ऑड नंबर में 1 की कहानी खत्म हो गई है।
अब जरा 3 की बात, तो 3HH, 3HT, 3TH, 3TT। ठीक है, अब लास्ट ऑड नंबर यानी 5, तो 5HH, देन वी विल हैव 5HT, देन 5TH एंड 5TT। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस को मैंने यहां पर लिख दिया है, आप ध्यान से देखिए। इस सैंपल स्पेस में टोटल कितने सैंपल पॉइंट्स हैं, ये मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 हियर। इसमें कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट शोज अ टेल वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच कंटेन्स 2 रेड and 3 black balls. If it shows head, we throw a die. Find the sample space for this experiment. ठीक है, रेड कलर के 2 बॉल हैं, एक को R1 दूसरे को R2 बोल दो। ऐसे ही 3 ब्लैक बॉल हैं, तो इनको B1, B2 एंड B3 बोल दो। ठीक है बेटा, आपके कॉइन पे अगर हेड आया तो आपने डाई को थ्रो किया है। तो हेड आया, डाई के पास गए, यानी 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 में से कुछ भी आ सकता था डाई के ऊपर। कब? जब क्वाइन के ऊपर हेड आया तो आप डाई थ्रो करने गए तब। ठीक है, लेकिन अगर क्वाइन पे टेल आया है तो आप बॉक्स में से बॉल निकाल रहे हैं। कितनी बॉल्स? तो एक ही बॉल निकाल रहे हो, समझ गए। और बॉक्स में कौन कौन से बॉल्स हैं आपके सामने हैं। तो बेसिकली अगर मैंने क्वाइन पर टेल देखा तो मैं बॉक्स में गया और वहां से बॉल निकालने लगा, मतलब TR1 या फिर TR2 या फिर TB1, TB2, TB3। बस आपका काम हो चुका है। सैंपल स्पेस हमने लिख दिया है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। इस सैंपल स्पेस में टोटल कितने सैंपल पॉइंट है मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 हियर। इसमें बोल रहा है अ पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम इज इवन। ठीक है, ओके, मतलब या तो 2 या 4 या 6 या 8 या 10 या 12, sum of the numbers that appear on the die when the pair of die is thrown will be even। तो उसकी पॉसिबिलिटीज यही हो सकती है कि सम या तो 2 होगा या 4 या 6 या 8 या 10 या 12। अब कैसे कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपने पेयर ऑफ डाई को थ्रो किया है, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल बी 6 स्क्वायर यानी 36। ठीक है, अब जब सम 2 है तो इसकी पॉसिबिलिटीज ऐसे मिलेंगे, यानी 1,1। ठीक है, सम 4 है, ये हम टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के लिए काम कर रहे हैं। तो सम 4 कब होगा? जब 1,3, 2,2 या 3,1 में से कोई एक आपके पास होगा, तो सम 4 होगा। ऐसे ही सम 6 के लिए आप पता करिए, तो 1,5, ठीक है, फिर 2,4, then 3,3, then 4,2 and then 5,1। ठीक है बच्चों, फिर सम 8, तो 1,7 तो हो नहीं सकता, मतलब 2,6, ओके, then 3,5, then 4,4, then 5,3 and then 6,2। ओके, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर सम 10, तो सम 10 यानी सबसे पहले आपको मिलेगा 4,6, चेक करो। ठीक है, फिर 5,5 एंड देन 6,4।
ऐसे ही सम 12 के लिए पॉसिबिलिटी होगी 6,6। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या बनेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आप एक बार इनको काउंट कर लो। चलिए बेटा, 1 और 3 4, 4 और 3 7 2 9, 9 और 5 14, 15 3 18, यानी 18। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी बेटा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। कैसे लिखते हैं? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। 18/36 यानी 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए हमने क्या किया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या है? क्वेश्चन 4 में बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी 2 आईज कम टुगेदर। इसमें परमुटेशंस वाले टॉपिक का भी कंसेप्ट लगेगा। यूनिवर्सिटी जो यहां पर वर्ड दे रखा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं एक बार काउंट कर लो। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 यानी 10। इसमें रिपीटिशन भी है किसकी? तो नंबर ऑफ आईज अगर आप देखेंगे तो आई यहां पर 2 बार है। ठीक है, तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट अगर हम देखें इन सभी लेटर्स का जो इस वर्ड में है, तो वहीं से हमको पता चलेगा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हमें प्रोबेबिलिटी लिखनी है बेटा, ये ध्यान रखना। तो ये आएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको हम कैलकुलेट यहां पर नहीं करेंगे, वेट करिए, आपको इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो 2 आई हैं, 2 आईज हैं, वो एक साथ आने चाहिए। 2 आईज कम टुगेदर। तो इन दोनों आई को एक साथ हम रख देंगे ऐसे एक बॉक्स में। टोटल 10 लेटर्स थे, मतलब यू आर स्टिल लेफ्ट विद 8 मोर लेटर्स। ठीक है, ये 8 ऑब्जेक्ट्स हैं और जिनको हमें साथ में रखना होता है उसको भी हम सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, यानी 8 ऑब्जेक्ट्स प्लस 1 ऑब्जेक्ट, ये 9 ऑब्जेक्ट्स हो गए। 9 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन 9 फैक्टोरियल वेज इनटू, जिसको आप सिंगल ऑब्जेक्ट बोल रहे हो उसमें 2 पीसीज हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 2 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट होगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इफ एनी रिपीटिशन इज देयर। तो यहां पर तो 2 बार ही आपका आई दिख रहा होगा, यानी डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से, तो ये आपका आ जाएगा 9 फैक्टोरियल। हमने क्या निकाला है बेटा? दिस इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। हम प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में ही बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, सो इट इज 9 फैक्टोरियल। अब आपको लिखनी है प्रोबेबिलिटी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? फेवरेबल आउटकम्स यानी 9 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के साथ। ठीक है, चलिए उल्टा करते हैं। सो 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, उसको लिख लो 2 इंटू 1, और नीचे 10 फैक्टोरियल यानी 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, 2/10 आएगा। 2/10 मतलब 1/5 भी लिख सकते हो इफ यू विश। ओके, तो बस क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन हो चुका है, ध्यान से देख लो। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 हियर। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों? लेट ए एंड बी बी 2 इवेंट सच दैट पी ऑफ ए दे रखा है, पी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है। आपको डिटरमाइन करना है पी ऑफ बी एंड पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ये कंडीशन हो तो क्या ऐसा क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टेस्ट में था? वेल, एक बार चेक करके आना। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो ये होगा, पी ऑफ ए यूनियन बी इज गिवन बाय पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वी हैव द वैल्यूज, तो पी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू हम पुट करेंगे,
देन वी हैव दिस वैल्यू ऑल्सो, पी ऑफ ए का वैल्यू, पी ऑफ बी तो हमको निकालना ही है। अच्छा, ये जो है ना ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी, इसके इक्वल दे रखा है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल। तो अगर आप नोटिस करें तो इस पूरे में से पी ऑफ बी कॉमन आएगा। फिलहाल 0.3 को इधर ले आओ तो 0.5 हो जाएगा। पी ऑफ बी हम कॉमन लेंगे, सो इनसाइड वी विल हैव 1 माइनस पी ऑफ ए, और पी ऑफ ए आपको दे रखा है, डायरेक्टली कर दिया है मैंने। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये बनेगा 0.5 और ये ब्रैकेट वाला आएगा 0.7, डिवाइड करो तो ये बन गया पी ऑफ बी, यानी फाइनली पी ऑफ बी क्या आ गया बच्चों? सो इट कम्स आउट टू बी 5/7। तो पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट लिखना है, दैट विल बी 1 माइनस पी ऑफ बी। पी ऑफ बी की वैल्यू आपके सामने है, 1 माइनस 5/7, ये क्या आएगा? 2/7। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। अब हम 3 मार्कर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। So now we have question number 6 here. क्या बोल रहा है इसमें? Out of 100 students, 2 sections of 40 and 60 are formed. If you and your friend are among the 100 students, what is the probability that you both enter the same section? What is the probability that you both enter the different sections? ठीक है, तो यहां पर हम एज्यूम कर लेंगे कि एक सेक्शन ए है जिसमें 40 बच्चे लेने हैं और एक सेक्शन बी है जिसमें 60 बच्चे लेने हैं, टोटल हैं 100 बच्चे। ठीक है, तो जब सेक्शन ए की बारी होगी तो सेक्शन ए के लिए 100 में से हमको 40 बच्चे चाहिए। ऐसे ही जब सेक्शन बी की बारी होगी तो 100 में से हमको 60 बच्चे चाहिए। नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं दैट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, यानी यू एंड योर फ्रेंड, यानी 2 बच्चे जो कि इन 100 बच्चों में शामिल होंगे उनको हमने सेक्शन ए में ले जाके बिठा दिया। ठीक है, सेक्शन ए जिसमें हमको 40 बच्चे चाहिए, वहां पर 2 बच्चे ऑलरेडी आपने बिठा दिए हैं। डन। तो बाहर कितने बच्चे अभी बच गए हैं? तो 98। उन 98 में से अभी आपको 38 बच्चे और भेजने पड़ेंगे सेक्शन ए में, तब जाके सेक्शन ए में 40 बच्चे पूरे होंगे। समझ गए? ऐसे ही अगर इन 2 बच्चों को हम सेक्शन बी में ले जाके बिठा दें तो बाहर ग्राउंड में अगर हमने इन 100 बच्चों को बिठाया था उनमें से 2 बच्चों को हमने उठा के सेक्शन बी में भेज दिया। ठीक है, तो बाहर हमारे पास 98 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं जिनमें से हमें अभी 58 बच्चे और चाहिए होंगे सेक्शन बी में डालने के लिए, क्योंकि यू एंड योर फ्रेंड यानी 2 बच्चे पहले ही हमने सेक्शन बी में भेज दिए थे। बाहर से 58 बच्चे और ले आओ, सेक्शन बी पूरा हो गया, 60 बच्चे हो गए। तो ये प्रोबेबिलिटी निकलेगी किसकी? दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ एंटर सेम सेक्शन। सेम सेक्शन। अब इसको हम यहां पर करेंगे कैलकुलेट। तो चलिए बेटा कार्यक्रम शुरू करते हैं। एक बात ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर में 100C40 या 100C60 दोनों सेम है। क्यों? बेटा ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, आई होप आपको ध्यान होगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या फिर बाइनोमियल थ्योरम में हमने ये सब सीखा ही हुआ है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर की टेंशन मत करना, उसको हम देख लेंगे। न्यूमरेटर में 98C38, तो 98 फैक्टोरियल अपॉन 38 फैक्टोरियल एंड 98 माइनस 38 करोगे यानी 60 फैक्टोरियल। एनसीआर का फॉर्मूला लगा रहा हूं, कौन सा? ये वाला, दिस वन, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ही डिनोमिनेटर में आओगे तो 100C40 के लिए जब आप लिखोगे तो मैं सिंप्लीफाई करके फर्दर क्या आएगा वही लिख रहा हूं, ये आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, और 100 फैक्टोरियल आएगा उसको मैं लिख रहा हूं 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल। जानबूझ के इसको मैंने लिख दिया है सिंप्लीफाई करके, 100 फैक्टोरियल की बात हो रही है। ऐसे ही इसके पास आ जाओ बेटा, तो ये 98 फैक्टोरियल अपॉन 58 फैक्टोरियल
और ये आपका आ जाएगा 40 फैक्टोरियल। ऐसे ही यहां पर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 60 फैक्टोरियल, 40 फैक्टोरियल और नीचे आपका हो जाएगा 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, ये 98 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम इन दैट। 60 फैक्टोरियल भी कटेगा। 40 को लिखो 40 इंटू 39 ऊपर, 40 इंटू 39 इंटू 38 फैक्टोरियल, तो नीचे 38 फैक्टोरियल भी कटेगा। मतलब ओवरऑल डिनोमिनेटर में आपको सिर्फ ये मिलेगा। ध्यान से देख लो, बाकी सब कट गया। इसमें आ जाओ अगले वाले में, तो यहां पर भी 98 फैक्टोरियल गया, 40 फैक्टोरियल गया। इस 60 फैक्टोरियल को लिखेंगे 60 इंटू 59 इंटू 58 फैक्टोरियल, नीचे वाला 58 फैक्टोरियल ये रहा, कट जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में फाइनली हमको मिलेगा 60 इंटू 99। ओके, अब यहां से अगर आप नोटिस करें तो डिनोमिनेटर में ये पूरा कॉमन है, सेम चीज है। न्यूमरेटर में से आप लोग 20 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो यहां से 20 कॉमन लोगे, 2 बचेगा, 2 इंटू 39 यानी 78 प्लस इसमें से 20 कॉमन लिया है, 3 बचेगा, 3 इंटू 59 करोगे तो 3 इंटू 59 क्या आएगा, 9 3 27, 2 3 5 15 और 2 17 यानी 177। ठीक है, अभी यहां से 20 पे इसको काटोगे तो नीचे ये 5 हो जाएगा, 20 5 100, तो नीचे 5 आएगा और ये 99 पहले से ही है। इन दोनों को हमें ऐड करना है, 8 और 7 15। ठीक है, 8 7 15, कैरी 1, 7 7 14 और एक 15, कैरी 1 और ये 2। ठीक है, अभी कैंसिलेशन होगी तो 5 5 जा, 5 1 जा और ये 99। अभी भी कैंसिलेशन होगी, 3 से कैंसिल कर लो, 17 3 जा और फिर ये 33 3 जा। समझ गए, 17/33। दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन। अब इस क्वेश्चन में आपको यह भी तो निकालना था प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन, तो यहीं पर कर देता हूं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ एंटर डिफरेंट सेक्शन। तो इसको हम कैसे निकालेंगे बच्चों, 1 में से माइनस कर दो, किसे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर सेम सेक्शन। तो सेम सेक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल चुके हैं। चलिए सिंप्लीफाई करो, 16/33। तो बस आपके सामने आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। So now we have an alternative in this question. क्या बोल रहा है इसमें, find the probability that when a hand of 7 cards is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, it contains all kings, at least 3 kings, all ace cards. 3 अलग अलग चीजें पूछी गई हैं आपसे इस क्वेश्चन में। आपको 7 कार्ड्स निकालने हैं आउट ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स तो हम इजीली लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52C7। ठीक है, कैलकुलेट मैं नहीं करूंगा, आप कर लेना अगर आपका मन करे तो। ए पार्ट में हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑल किंग्स की। किंग कार्ड 4 होते हैं बेटा, लेकिन यहां पर तो 7 निकालने हैं, मतलब चारों किंग निकालिए। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 कार्ड और निकालने पड़ेंगे, वो नॉन किंग में से निकलेंगे। अब 4 अगर किंग हुए तो 48 नॉन किंग हुए, यानी 4 किंग में से चारों किंग इंटू 48 नॉन किंग में से 3 कार्ड निकालिए, एंड ये आपका टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया। और इसे डिवाइड कर देंगे 52C7 से, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना, मैं सिर्फ इतना लिख देता हूं आपके लिए, 48C3/52C7। ठीक है, 4C4 1 होता है, इफ यू रिकॉल NCN इज 1। ओके, ए पार्ट हो गया। ऐसे ही बी पार्ट में जब हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो यहां पर एक कंडीशन दे दी है एटलीस्ट 3 किंग्स की, यानी
या तो 3 किंग या 3 से अधिक किंग। अधिक कितने? 4 किंग हो सकते हैं, 5 किंग नहीं आएंगे। यानी हम सबसे पहले 3 किंग वाला केस लेंगे। तो 4 में से 3 किंग निकालो, तो 48 नॉन किंग में से आपको 4 कार्ड लेने पड़ेंगे। ठीक है, दिस इज डिवाइडेड बाय 52 C7। अगला केस, जब चारों किंग आ जाएंगे, 4C4 इंटू 48 C3, ये हमने ऊपर भी यहां पर डिस्कस किया था। अब इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो 4C3 मतलब 4C1 दैट इज 4 इंटू 48C4 प्लस ये 4C4 वाला तो वैसे ही 1 हो जाएगा, पिछले केस में भी डिस्कस हुआ था। सो इंटू में 48C3 और इस पूरे के नीचे है 52C7। आगे कैलकुलेट कर लेना अगर आपका मन करे तो। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन में इस फॉर्मूले को यूज किया है एंड इसे भी यूज किया है, NC1 इज इक्वल टू N। ठीक है, अब यहां पर सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट में कह रहा है ऑल एस कार्ड। अब एस कार्ड 4 होते हैं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 4C4 इंटू 48 नॉन एस कार्ड बचेंगे, उसमें से आपको 3 कार्ड निकालने ही पड़ेंगे, डिवाइडेड बाय 52C7। एक स्टेप और लिख देता हूं, फर्दर सिंप्लीफिकेशन तो अगर आपका करने का मन हो आप कर लेना। ठीक है, ओके बेटा। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या है? क्वेश्चन 7 में बोल रहा है 3 coins are tossed once, let A denote the event 3 heads show। B का मतलब है 2 heads and 1 tail show। C का मतलब है 3 tails show and D का मतलब है a head shows on the first coin। Which events are mutually exclusive, simple and compound। 3 अलग अलग बातें पूछी गई हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर हमें इवेंट्स भी लिखने पड़ेंगे। इवेंट A का मतलब है 3 heads show, यानी दैट्स इट। इवेंट बी का मतलब है 2 heads and 1 tail, 2 head and 1 tail। तो ये ऐसे भी हो सकता है बेटा, और ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, फिर इवेंट सी का मतलब है 3 tails show एंड इवेंट डी का मतलब है a head shows on the first coin। पहले पे हेड आया, बाकी 2 पे क्या आएगा हमें मतलब नहीं है, पहले पे हेड आना चाहिए। ठीक है, बस पहले पे हेड आना चाहिए बेटा। ठीक है, तो इवेंट डी हमने लिख दिया है। ठीक है, ए पार्ट में पूछ रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में। इन सभी इवेंट्स में से कौन से वाले इवेंट ऐसे हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ए पार्ट में ये पूछा गया है। अब इससे पहले कि हम ए पार्ट का आंसर यहां पर बताएं, एक बात को ध्यान से सुनना। अगर एक्स एंड वाई डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, डिसजॉइंट इवेंट्स यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की ही बात हो रही है। ठीक है, तो अगर 2 इवेंट्स डिसजॉइंट इवेंट्स हैं तो ये तभी पॉसिबल होगा जब इनका इंटरसेक्शन लेने पे कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब 5 मिले। ठीक है, तो जरा अपने इवेंट्स के अकॉर्डिंग यहां पर देखना शुरू करो। अगर आप नोटिस करें तो ए इंटरसेक्शन बी तो 5 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, ये भी 5 है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन डी, वेल ये तो 5 नहीं आएगा क्योंकि इसमें ट्रिपल एच कॉमन दिख रहा होगा ए इंटरसेक्शन डी में। ओके, फिर अगर आप बी इंटरसेक्शन सी देखेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, तो ये भी 5 आएगा। ओके, इसके बाद आप बी और डी की बात करेंगे, इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये 5 के इक्वल नहीं आएगा, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। फिर सी और डी की बात कर लो, सी इंटरसेक्शन डी, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये 5 के इक्वल आएगा, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो यहां पर बेसिकली 1 2 3 4 अलग अलग पेयर हो गए जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। यानी हम यहां पर बोलेंगे देयरफॉर ए एंड बी, ए एंड सी
बी एंड सी, सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर डिसजॉइंट इवेंट्स। ठीक है, तो ए पार्ट का आंसर आ गया है। अब जरा हम बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में कह रहा है विच इवेंट्स आर सिंपल इवेंट्स। सिंपल इवेंट्स वो होते हैं जिनमें एक ही पॉसिबल आउटकम होता है, सिर्फ सिंगल आउटकम होता है। तो ऐसा आपको ए और सी में दिख रहा होगा। एन ऑफ ए भी 1 है, एन ऑफ सी भी 1 है, देयरफॉर ए एंड सी आर सिंपल इवेंट्स। क्या बताया मैंने सिंपल इवेंट्स के बारे में? ऐसे इवेंट्स जिसमें एक ही पॉसिबल आउटकम दिखे। अगर सेट्स के टर्म में बात करोगे तो ऐसे कह सकते हो जिसमें एक ही एलिमेंट हो, ऐसे वाला सेट, उसको हम सिंपल इवेंट बोलेंगे। यहां पर सेट नहीं होता है लेकिन ट्रीटमेंट तो सेट का ही होता है। अब यहां पर हम क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मुझे सेट्स या फिर एलिमेंट्स वर्ड को यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे समझने में आसानी मिलती है तो हमने यूज कर लिया। ठीक है, मुझे इवेंट्स बोलना चाहिए था इन प्लेस ऑफ सेट्स, मुझे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट बोलना चाहिए इन प्लेस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। ओके, चलिए फिलहाल हम सी पार्ट की बात करेंगे। यहां पर कंपाउंड इवेंट्स के बारे में पूछा हुआ है, विच इवेंट्स आर कंपाउंड इवेंट्स। अब ऐसे इवेंट्स जिसमें सिंगल आउटकम हो उसको बोलेंगे सिंपल इवेंट, एक ही आउटकम होगा उसको बोलेंगे सिंपल इवेंट। जिसमें एक से अधिक आउटकम होंगे उनको बोलेंगे कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है, तो यहां पर बी और डी को अगर आप देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि एन ऑफ बी जो भी आएगा वो 1 से बड़ा ही है, आप चेक कर लो, या एन ऑफ डी को भी देखोगे इसमें भी आपके पॉसिबल आउटकम्स एक से अधिक हैं। सो इवेंट बी एंड डी आर द कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है, कंपाउंड इवेंट्स। ओके बच्चों, अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। 4 मार्कर क्वेश्चन होगा। So now we have this question number 8 which is based on case study type. इसमें क्या बोला हुआ है? In a class of 60 students, 30 opted for NCC, 32 opted for NSS and 24 opted for both NCC and NSS. ठीक है? If one of these students is selected at random, find the probability that, we have two questions here. इनको हम आंसर करेंगे, उससे पहले यहां पर हम कुछ इवेंट्स लिख लेते हैं ताकि हमको समझने में आसानी रहे। एक काम करते हैं, इवेंट ए का मतलब ले लेते हैं स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर एनसीसी। ठीक है, ऐसे ही इवेंट बी ले लेते हैं, द स्टूडेंट्स who opted for NSS। ठीक है, अब यहां पर देखो 30 बच्चे गए हैं आपके एनसीसी में, यानी एन ऑफ ए दैट इज 30, एन ऑफ बी एनएसएस में आपके गए हैं 32 बच्चे, और दोनों में यानी ए इंटरसेक्शन बी दोनों में गए हैं 24 बच्चे। यहां लिखा हुआ है 24 ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एज वेल एज एनएसएस। फाइन। अब इसके बाद ए पार्ट में पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नीदर एनसीसी नोर एनएसएस। इसका मतलब क्या है? ए पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ना तो एनसीसी में गया ना ही एनएसएस में गया, ये पूछा हुआ है। अब इसे हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। समझे? ठीक है, कौन सा लॉ है ये बेटा? सेट्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। नाउ दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। अब यहां पर हमें सबसे पहले P ऑफ A यूनियन B निकालना पड़ेगा, तो इधर मैं कर देता हूं आपके लिए। ये सब फेयर वर्क है बेटा। P ऑफ A यूनियन B, तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका? दिस इज P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, P ऑफ A यानी 30, टोटल बच्चे 60 हैं तो 30/60, P ऑफ B मतलब 32/60 माइनस 24/60। ठीक है,
तो ये बनेगा आपका 38/60। ओके, तो 38/60 यहां पर हम पुट करेंगे 1 माइनस 38/60। वैसे आप चाहो तो 38/60 को पहले सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैंने तो नहीं किया है। अब यहां पर अगर आप एलसीएम लेंगे देन यू विल बी गेटिंग दिस। इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा, आपकी मर्जी है तो कर लेना। नेक्स्ट पार्ट यानी बी पार्ट में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। बी पार्ट, ठीक है। किस में गया है बच्चा, एनएसएस में गया है यानी इवेंट बी, बट एनसीसी में नहीं गया यानी इवेंट ए में नहीं गया। तो पी ऑफ बी माइनस ए लिखना है। इट मीन्स पी ऑफ बी में से आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ बी दैट इज 32/60 माइनस ए इंटरसेक्शन बी यानी 24/60। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा 8/60। फर्दर भी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, वो मैं छोड़ दे रहा हूं आपके लिए। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया है, यानी केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन 9 और 10 की तरफ चलेंगे, यानी 5 मार्कर क्वेश्चन होंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 हियर। इसमें बोला हुआ है two students Anil and Ashima appeared in an examination. The probability that Anil will qualify the examination is 0.05 and that Ashima will qualify the examination is given by 0.10. The probability that both will qualify the examination is 0.02. Find the probability that. We have 3 questions here. यहां पर सबसे पहले हम जरा events लिख लेते हैं. Let E and F be the events that Anil will qualify and Ashima will qualify the exam respectively. अब जो डाटा हमारे पास है वो क्या क्या है बेटा, अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.05। अशिमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, इसके लिए बोला हुआ था 0.10। दे बोथ विल क्वालिफाई यानी ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी दे रखा है 0.02। ठीक है, यहां फर्स्ट पार्ट में आपसे प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछी गई है, दैट बोथ अनिल एंड अशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, यानी अनिल भी क्वालिफाई नहीं करेगा एंड अशिमा भी क्वालिफाई नहीं करेगी, ये निकालना है आपको। तो इसको तो हम इजीली कर लेंगे, अभी हमने केस स्टडी वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है ऐसा कुछ, सेट्स वाले चैप्टर में आपने कुछ पढ़ा हुआ है इसके बारे में। कौन सा लॉ है ये मुझे कमेंट करके बताना। मैं जानबूझ के आपको नहीं बता रहा बेटा, आपसे पूछा है, आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे इजीली, दैट इज 1 माइनस ब्रैकेट लगा लो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ब्रैकेट बंद करिए। सो लेट्स नाउ पुट द वैल्यूज, 1 माइनस ब्रैकेट पी ऑफ ई ये रहा, पी ऑफ एफ ये रहा, यानी 0.05 0.10 माइनस 0.02, तो ये बनेगा 1 माइनस 0.13। चेक करो बेटा, ये 0.15 और माइनस 0.02, समझ गए। तो फाइनली आपका आंसर आया 0.87। ए पार्ट का आंसर आपके सामने है। बी पार्ट को देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, कम से कम एक बच्चा एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करेगा, मतलब अनिल क्वालिफाई करेगा तो अशिमा नहीं करेगी, ठीक है। अशिमा क्वालिफाई करेगी तो अनिल नहीं करेगा, या फिर दोनों ही क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो बेसिकली यहां पर मैं आपके साथ केसेस डिस्कस कर लेता हूं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अनिल ने क्वालिफाई किया बट असीमा ने क्वालिफाई नहीं किया, या फिर असीमा ने क्वालिफाई किया बट अनिल ने क्वालिफाई नहीं किया, या फिर दोनों ने ही क्वालिफाई नहीं किया। एटलीस्ट वाली कंडीशन है।
एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, यानी कोई एक बच्चा एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेगा या फिर दोनों ही एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे। समझ गए? इस चीज की वैल्यू हमने ए पार्ट में अभी अभी निकाली है, 0.87 लिख लेंगे। इन दोनों को कैसे कैलकुलेट करना होगा, तो इसको हम लिखेंगे P ऑफ E माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F, ऐसे ही यहां पर P ऑफ F माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F। ठीक है, और इसका वैल्यू तो मैंने कह ही दिया था अभी आपसे कि 0.87 हम यूज करेंगे, ए पार्ट में सॉल्व किया ही था हमने। ठीक है, P ऑफ E, P ऑफ F आपके सामने है, P ऑफ E इंटरसेक्शन F भी आपके सामने है, ये रहा। ठीक है, तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F का डबल होगा एक्चुअली में, P ऑफ E यानी 0.05 है। ठीक है, P ऑफ F 0.10 है, और E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी का डबल लेना है, ये भी और ये भी दिख रहा होगा आपको, तो डबल तो होगा ही, इसका डबल कर दो यानी 0.04 एंड प्लस 0.87। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे 0.15, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.11 प्लस 0.87, तो फाइनली आपका आंसर आएगा 0.98। ठीक है, यानी बी पार्ट का आंसर आपके सामने आ चुका है। अब सी पार्ट में क्या है इसको भी देख लेते हैं, एक सेकंड। तो सी पार्ट में कह रहा है ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। वेल, तो इसको भी हम लोगों ने जस्ट अभी अभी डिस्कस किया है। बी पार्ट में कैसे डिस्कस किया है, एक बच्चा ही एग्जाम क्वालिफाई करेगा। देखो ये वाला दिस प्लस दिस, यानी अनिल ने क्वालिफाई किया, असीमा रह गई, असीमा ने क्वालिफाई किया, अनिल रह गया। ठीक है, तो ये पूरा हमने यहां तक निकाला हुआ है। इफ यू रिकॉल, इसकी वैल्यू 0.87 को हटा दो, बाकी जो बच जाएगा वही आपका आंसर होगा। मींस इफ आई डायरेक्टली राइट, सो वी विल हैव P ऑफ E प्लस P ऑफ F माइनस 2 टाइम्स P ऑफ E इंटरसेक्शन F। सो दिस कम्स आउट टू बी 0.11। ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ऊपर हमने यहां पर डिस्कस तो किया ही था। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब आगे बढ़ेंगे, अंतिम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे, VTS 14 का लास्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 हियर। बोल रहा है 3 letters are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly 1 letter. Find the probability that at least 1 letter is in its proper envelope. Letters को हम लोग L1, 3 लेटर है ना, L1, L2 एंड L3 बोल देंगे। इसका करेक्ट एनवलप होगा तो E1, इसका करेक्ट एनवलप होगा तो E2, इसका करेक्ट एनवलप होगा तो E3। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है दैट एटलीस्ट 1 लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवलप, तो लेट मी बिगिन लाइक दिस। ओनली 1 लेटर इज इन प्रॉपर एनवलप। तो यहां पर कितने केसेस बनेंगे, मान लेते हैं L1 अपने प्रॉपर एनवलप में है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि L2 अपने प्रॉपर एनवलप में नहीं होगा, तो ये E3 में जाएगा। लाइकवाइज L3 E2 में जाएगा। ये पहला केस है बेटा, मतलब जो फर्स्ट लेटर है वही अपने प्रॉपर एनवलप में है, एक लेटर ही प्रॉपर एनवलप में है। अच्छा, एक और केस क्या हो सकता है कि L2 अपने प्रॉपर एनवलप में हो, दैट मीन्स L1 E3 में जाएगा और L3 E1 में जाएगा। ओके, एक और पॉसिबिलिटी है जिसमें L3 अपने प्रॉपर एनवलप में होगा, दैट मीन्स L1 E2 में जाएगा एंड L2 E1 में जाएगा। समझ गए? इज इट क्लियर? इसमें L1 अपने प्रॉपर एनवलप में है,
L2 अपने प्रॉपर एनवेलप में है, L3 अपने प्रॉपर एनवेलप में है, यानी सिर्फ एक लेटर अपने प्रॉपर एनवेलप में है। एटलीस्ट वाली कंडीशन बोल रखी है, ध्यान रखना। तो हमने ओनली वन लेटर इज इन द प्रॉपर एनवेलप, ये तो हमने कर लिया। अब इसके बाद हम कहेंगे ओनली टू लेटर्स आर इन प्रॉपर एनवेलप। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना इसको। मान लो L1 अपने प्रॉपर एनवेलप में है और फिर L2 भी अपने प्रॉपर एनवेलप में है। क्यों? दो लेटर बोला हुआ है ना कि दो लेटर अपने प्रॉपर एनवेलप में होंगे, टू लेटर्स आर इन द प्रॉपर एनवेलप। तो बेटा जो तीसरा लेटर है ना उसके लिए एक ही एनवेलप बच गया, यानी E3, वो भी ऑटोमेटिकली अपने ही प्रॉपर एनवेलप में चला जाएगा। यानी यहां पर एग्जैक्टली एक ही केस बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस मतलब जो फेवरेबल होंगे वो कितने होंगे? 1 2 3 और 1 4। समझे? यानी मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या केसेस कितने होंगे? तो 4। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कैसे निकलेगा? आपके पास 3 एनवलप हैं, इनको 3 बॉक्सेस की तरह ट्रीट करो, और आपके पास 3 लेटर्स हैं। पहले एनवलप में डालने के लिए आपके पास 3 लेटर की चॉइस है, यानी यहां पर 3 वेज से हम फिलिंग कर सकते हैं। अगले बॉक्स में एक चॉइस कम हो जाएगा, यानी 2 वेज से फिलिंग कर सकते हैं, और इसमें एक तरीके से फिलिंग कर सकते हैं। परमुटेशन वाला कंसेप्ट लगा रहा हूं, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच the boxes means the envelopes can be occupied by the letters will be given by 3 into 2 into 1, that is 6। तो बस आपकी प्रोबेबिलिटी अब आपके सामने आने वाली है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/6। मन करे तो यहीं छोड़ दो या फिर 2/3 लिख दो। वैसे 4/3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं क्या? कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है बच्चों। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ VTS 14। आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके वहां पर दिए हुए दूसरे टॉपिक्स के भी सब्जेक्टिव टेस्ट देख लिए होंगे, और MCQ टेस्ट जो कि सभी चैप्टर्स के हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं उनको भी देख लिया होगा, ताकि आपकी क्लास 11th मैथ की प्रिपरेशन अच्छी हो सके, ठीक है बच्चों। हियर इज वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ मिशन बुक्स परचेज नहीं की हैं क्लास 11th के लिए, तो आप लोग किस बात का वेट कर रहे हैं? मैथ मिशन बुक विल कंटेन MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, केस स्टडी क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन इन द बुक। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन इन द बुक। मोर for each and every chapter, detailed theory and examples are also provided in the Math Mission book. In addition to that, for each and every chapter, you are going to get subjective type of questions also along with the answer. But if you need step-by-step detailed solution for each questions given in the Math Mission book, then you can buy solution of Math Mission book of class 11th also. Once you are done with your entire syllabus, then you would like to do the sample papers based on the full syllabus for class 11th mathematics. So here we have CBSE sample papers based on Yodha test series. This book will have 8 fully solved sample papers and 3 unsolved sample papers. The link of a few sample papers in PDF can be seen in the description box of this video also. Now, if you are wondering how to buy these books, well, you can see the description box of this video for Amazon and Flipkart link. Moreover, to buy the books at discounted price, you can contact us on the given WhatsApp number. Right? So we are on mission, Math Mission. आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।